ठीक है। तो ये शेयर स्ट्रेस था और शेयर स्ट्रेन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि लाइक हम इसको थीटा से मेजर करते हैं। एंड ये जो है ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाई एल हो जाएगा। मान लो मैंने क्या करा, ऊपर से जो भी फोर्स लगाया या लोड लगाया एंड उसके बाद उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो यहाँ पर डेल्टा एक्स हो जाता है। ठीक है। और वो जो बॉडी है जिस पर लगाया उसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो ये थीटा एंगल जो बन रहा है, अब अगर आप इसको ट्राइंगल बना के देखोगे इस तरीके से, तो ये लाइक कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स है, ये आपका थीटा है और ये वाली साइड एल है। तो यहाँ पर अगर आप टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या होता है, जो थीटा के सामने वाली साइड हो, तो डेल्टा एक्स बाय एल हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है। तो शेयर स्ट्रेन आपका ये हो गया। सर ये एफ बाई ए और ये टेन थीटा में डिफरेंस क्या है? एफ बाई ये तो वो है ना, स्ट्रेस है, ये वो स्ट्रेन है। यस सर। स्ट्रेन मतलब कि लाइक ओरिएंटेशन में इसका कितना चेंज हुआ है। क्योंकि स्ट्रेन जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था वो क्या था, डायमेंशन में चेंज कितना होता है। ठीक है। तो यहां पर हम थीटा के टर्म्स में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसकी एक्चुअल में कोई शेप वगैरह में चेंज नहीं होता जब हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं। शेयर स्ट्रेस लगाने पे ओरिएंटेशन में चेंज होता है। मतलब एक तरीके से शेप में ही चेंज हो रहा है, लेकिन डायमेंशन के टर्म्स में नहीं होता वो उसके एक्सिस के टर्म्स में चेंज होता है। तो इसलिए हम ये जो स्ट्रेन है वो हम थीटा के टर्म्स में जो है डिनोट करते हैं। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो थीटा होता है ये काफी स्मॉल होता है, थीटा इज वेरी स्मॉल। ठीक है। तो ये जो आप जब फोर्स लगाओगे इसको नीचे से क्या करके, नीचे से एकदम अच्छे से चिपका कर अगर फोर्स आप लगाते हो, तो यहाँ पर जो आप डिफॉर्मेशन कर पाते हो वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत ही कर पाते हो। थीटा जो है वो काफी ज्यादा स्मॉल होता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल वैल्यू के लिए जो टेन थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होती है फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहां पर नेक्स्ट जो है वो है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब ये हुआ कि लाइक आप किसी भी जो भी मतलब आप फोर्स लगा रहे हो किसी वॉल्यूम पे लगा रहे हो। मान लो वही पहले वाला अपना एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या लिया, एक सपोज यहाँ पर क्यूबॉइड लिया या क्यूब लिया। ठीक है। इस तरीके से। और मैं क्या कर रहा हूं, हर फेस के ऊपर सपोज यहाँ पर क्या लगा रहा हूँ, कंप्रेसिव लोड लगा रहा हूँ, चारों फेस और ये पीछे से एक पांचवा फेस और आगे से छठा फेस। इसमें मान लो मैं एफ 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 ये सारे क्या लगा रहा हूँ, फोर्सेस लगा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा स्ट्रेस जनरेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है सिग्मा वॉल्यूमेट्रिक, वो भी आपका क्या होगा, फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन जब आप करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्ट्रेन की वैल्यू होती है, वॉल्यूमेट्रिक वाले स्ट्रेन की वैल्यू, वो होती है आपकी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो चेंज इन वॉल्यूम जितना हुआ होगा, चेंज इन वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है। और उसके बाद उसको डिवाइड कर दोगे ओरिजिनल वॉल्यूम से, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है। और एक चीज ध्यान ये रखना कि स्ट्रेस जो है वो किसी भी टाइप का, यहाँ पर जो आप देख रहे हो स्ट्रेस की यूनिट हमेशा क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होगी। लेकिन जो स्ट्रेन होता है उसकी यूनिट नहीं होती है कोई भी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये नोट करके लिख देता हूं, यूनिट ऑफ स्ट्रेस ये होती है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पर पास्कल। ठीक है। और यूनिट जो होती है किसकी, स्ट्रेन की, ये कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, नो यूनिट। और इसी वजह से ये क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। क्योंकि भाई जिसकी यूनिट ही नहीं है उसकी डायमेंशन भी आप कैसे बनाओगे, डायमेंशन का मतलब एमएलटी के टर्म्स में। तो इसीलिए स्ट्रेन कैसी टाइप की यूनिट ये होती है, क्वांटिटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चार ऑप्शन दे देते हैं और उसमें स्ट्रेन होता है और पूछते हैं कि भाई इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस होती है या यूनिट लेस होती है। तो स्ट्रेन की यूनिट भाई क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रेन क्या है, बेसिकली एक रेशियो है।
और रेशियो किसका है, वो भी सेम क्वांटिटीज का। जैसे अभी हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखा, तो ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम की जो यूनिट होगी वो भी मीटर क्यूब ही होगी, और जो ओरिजिनल वॉल्यूम की यूनिट होगी वो भी मीटर क्यूब होगी। मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए न्यू यूनिट। ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टेन थीटा है। टेन थीटा बेसिकली क्या होता है, एक नंबर होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, उसमें कोई यूनिट नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन देखोगे तो यहाँ पर क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, और ओरिजिनल लेंथ की भी यूनिट क्या होगी, यहाँ पर मीटर होगी। तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं। ठीक है। तो कैसा भी कोई भी स्ट्रेन हो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, और कैसा भी कोई भी स्ट्रेस हो उसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होगी। ठीक है। और कई बार क्या, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी यूज किया जाता है, यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है जिसे हम बोलते हैं हुक्स लॉ। अब ये देख लेते हैं कि ये हुक्स लॉ क्या होता है। ठीक है। तो ये जो हुक्स लॉ होता है बेसिकली, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशंस, जो छोटे डिफॉर्मेशंस होते हैं उनके लिए ही होता है ये। आप ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफॉर्म कर दो तब भी ये लॉ एप्लीकेबल रहेगा। द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है। तो छोटे डिफॉर्मेशन के लिए जो यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर लोड बढ़ाते रहोगे, जैसे मान लो आपने एक रॉड ली। ठीक है। सपोज यहाँ पर एक रॉड का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो ये मान लो आपने कोई एक रॉड ली, एंड इस रॉड पे आप क्या कर रहे हो, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो दोनों तरफ से। तो आप टेंसाइल फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे पर यूनिट एरिया, एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला। ठीक है। जो हम स्ट्रेस में एरिया लेते हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं जिसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। तो ये वाला आप एरिया कंसिडर करोगे, तो ये जो आपका फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा होगा, यानी कि जो स्ट्रेस है वो आप जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे आपका स्ट्रेन जो है वो बढ़ता रहेगा। स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज इन डायमेंशन पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है। तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे इसकी लेंथ में जो है वो चेंज आता रहेगा, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो बढ़ती रहेगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन बहुत छोटे डिफॉर्मेशंस के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने क्या करा, बहुत ज्यादा लोड लगा दिया और बहुत ज्यादा टाइम तक आप लोड लगा के रख रहे हो, तब भी ये कंडीशन जो है वो चलती रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या, ये जो लॉ है हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कई बार सीधा सीधा आपसे स्टेटमेंट ये पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द हुक्स लॉ। ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही आपका क्या है, हुक्स लॉ होता है। ठीक है। और अगर हम यहां से ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। के आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ये कांस्टेंट जो है अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस में अलग होगा, शेयर स्ट्रेस में अलग होगा, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में अलग होगा। ठीक है। तो के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, और के को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। और ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है ये आपकी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। मतलब ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। स्टील लोगे उसके लिए अलग होगा, आयरन लोगे उसके लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम लोगे उसके लिए अलग होगा, कॉपर लोगे उसके लिए अलग होगा। ठीक है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाएंगे के आ जाएगा, के क्या होता है हमारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, इसके बाद हमारा आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है। अच्छा ये बता दो, ये क्लियर हो गया सभी को हुक्स लॉ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और ये जो हम जनरली एक मटेरियल के लिए पढ़ते हैं वो मटेरियल होता है माइल्ड स्टील। तो यहाँ पर जो आपको एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, वो आपको माइल्ड स्टील के लिए ही दिया है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बेसिकली होता क्या है, ये आपका एक ग्राफ होता है। एंड उस ग्राफ में हम क्या करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन को प्लॉट करते हैं। ठीक है, जैसे ये जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा बनता है, मान लो मैंने एक ग्राफ ले लिया एंड उसमें क्या लिए, दो एक्सेस ले लिए, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। ठीक है, और मैंने क्या करा, यहाँ पे जो इसका वाई एक्सेस था उस पे मैंने स्ट्रेस की वैल्यू ली, और यहाँ पर जो इसका एक्स एक्सेस था उस पे मैंने क्या लिया, स्ट्रेन की वैल्यू ली। तो जब मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, मान लो मैंने कोई भी मटेरियल लिया, मान लो मैंने कॉपर लिया, एल्यूमिनियम लिया, कुछ भी लिया, उसकी मान लो एक रॉड ले ली मैंने, एंड उस रॉड पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेस लगा रहा हूँ। अब वो स्ट्रेस आपका टेंसाइल भी हो सकता है, वो आपका स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है। ठीक है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम टेंसाइल टेस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेते हैं, हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं। एंड यहाँ पर एक जो है, एक मशीन होती है जिसका नाम होता है यूटीएम। यूटीएम का मतलब होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, और ये जो है इस ग्राफ को बनाने में हेल्प करती है। तो ये मशीन बेसिकली होती कैसे, आप इसको एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखना। तो यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे, इसमें क्या होगा, लाइक एक मशीन होती है, उसमें बीच में लाइक स्पेस होता है जहां पे आप अपने मटेरियल को रखते हो, एंड उसमें फिर आप लोड लगा सकते हो उस मशीन से। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जब आप किसी भी मटेरियल के लिए यहाँ पर कर्व को प्लॉट करते हो, तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। और ये हर मटेरियल का कर्व जो है वो अलग अलग बनता है, क्योंकि हर मटेरियल का नेचर अलग अलग होता है, वो अलग अलग बिहेव करता है लोड के रिस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे लोड आप बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे जो है यहाँ पर अलग अलग चीजें जो है होती रहेंगी। वॉइस आ रही है ना सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो आपका कर्व बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक एनसीईआरटी में जो मटेरियल के लिए दिया है, बेसिकली इन्होंने मेटल लिखा है, इन्होंने ज्यादा उसको डिफाइन नहीं करा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला जो कर्व होता है ये माइल्ड स्टील का होता है। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है, मतलब इंजीनियरिंग में भी सबसे ज्यादा इसी को पढ़ा जाता है। बिकॉज माइल्ड स्टील जो एक ऐसा मटेरियल है जो सबसे ज्यादा यूज भी होता है, और सबसे ज्यादा जो टेस्टिंग होती है वो इसी मटेरियल के ऊपर की जाती है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपका जो कर्व है, ये कर्व बनता कैसे है और उसके जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं उनको हमें देखना है। ठीक है, तो ये कर्व आपका कुछ ऐसा बनता है। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। यहां पर क्या है, आपका है पॉइंट ए। ठीक है, ये कर्व प्लीज अभी आप जैसे मतलब देख रहे हो उसको प्लीज बना भी लेना, और जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ उसके वो लिख भी लेना यहाँ पे, अदरवाइज फिर बाद में आपको ही समझ नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, डी पॉइंट हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, ई पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज ये देखोगे कि अप टू पॉइंट ए, मान लो इसको मैं ओ ले लेता हूं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी अलग अलग स्ट्रेस की वैल्यू है। यहाँ पे जो बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है मैंने उसको सिग्मा वाई लिया है। ठीक है, और डी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर वैल्यू बन रही है, इसको मैं थोड़ा और ऊपर बना लेता हूँ।
ठीक है, सपोज मैंने ये ले लिया एंड इसके करस्पॉन्डिंग डी के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसे हम सिग्मा यू बोलेंगे। तो ये आपको कुछ वैल्यूज हैं वो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले रीजन जो आपका ओ से लेके ए तक है, तो ओ से लेके ए के बीच में जो रीजन है इससे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी कि ओ से ए के बीच में यहाँ पर हुक्स लॉ जो है वो आपका क्या होगा, फॉलो होगा। ठीक है, तो ओ से ए पॉइंट के बीच में यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, यानी कि मटेरियल के ऊपर जैसे जैसे आप लोड पर यूनिट एरिया बढ़ाते रहोगे, यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाते रहोगे, वैसे वैसे आपका स्ट्रेन जो है वो यहाँ पर बढ़ता रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है जो पॉइंट बी है, ठीक है, जो यहां से ओ से लेके बी तक का जो रेंज है, ओ से लेके बी तक का जो रेंज है यहाँ पे कर्व का, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है कि अगर आप मटेरियल में बी पॉइंट तक स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाते रहोगे तो स्ट्रेन भी वैसे के वैसे बढ़ता रहेगा, लेकिन क्या होगा कि बी पॉइंट तक आपके पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है कि बी पॉइंट तक अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू को रखते हो, मतलब बी पॉइंट पे जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू है, अगर आप स्ट्रेस की वैल्यू उतनी रखते हो और उससे ऊपर नहीं जाते हो, तो आपका मटेरियल लोड हटाने पे वापस से अपनी जो एक्चुअल उसकी जो ओरिजिनल शेप और साइज है उसको रीगेन कर लेगा। यानी कि बी पॉइंट तक लोड की वैल्यू जितनी भी है, जितनी भी होती है मटेरियल के लिए, अगर आप उतनी तक जाते हो और उसके बाद लोड को हटा देते हो तो आपका मटेरियल वापस आपका शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। तो इस वजह से ओ से बी का जो रीजन है वो है हमारा इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को हम कहते हैं यील्डिंग पॉइंट या यील्ड पॉइंट। ठीक है, पॉइंट बी जो है ये कौन सा पॉइंट है, आपका यील्ड पॉइंट है। ठीक है, और यही क्या आपका इलास्टिक लिमिट भी है, बी पॉइंट तक क्या है आपका इलास्टिक लिमिट भी है। और यहां पर जो आपका स्ट्रेस होता है उसे हम यील्डिंग स्ट्रेस, मतलब ये है कि स्ट्रेस अप टू यील्डिंग पॉइंट इज नोन एज यील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि बी पॉइंट तक आप जो स्ट्रेस की वैल्यू लगाते जा रहे हो, बी पॉइंट पर जब आप मैक्सिमम पहुंच जाते हो, तो बी पॉइंट पे जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू होती है, यानी कि वो वाली वैल्यू जिसके ऊपर अगर आप वैल्यू को बढ़ाओगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लग जाएगा। लेकिन बी तक आप वैल्यू को रखते हो और उसके बाद अगर लोड को हटा देते हो, स्ट्रेस को हटा देते हो, तो वापस जो है मटेरियल अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगा, यानी कि शेप और साइज को रिगेन कर लेगा। तो बी पॉइंट तक जो यहाँ पर स्ट्रेस होता है उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब मटेरियल की अगर हमें यील्ड स्ट्रेंथ पता करनी है तो हम बी पॉइंट तक स्ट्रेस की वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका यील्ड स्ट्रेंथ है बेसिकली क्या है, सिग्मा वाई है। तो सिग्मा वाई वो आपकी स्ट्रेस की वैल्यू है जिसे हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। ये ऐसी वैल्यू है जहां तक आप क्या कर रहे हो, लोड को अगर बढ़ा रहे हो और लगाते जा रहे हो, और उसके बाद मान लो इस पॉइंट से पहले पहले या इस पॉइंट तक अगर आप लोड को हटा देते हो तो मटेरियल अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन यील्ड स्ट्रेंथ वाले स्ट्रेस के ऊपर अगर आप वैल्यू को ले जाते हो, स्ट्रेस की वैल्यू को, तो फिर इसमें क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आना चालू हो जाएगा। यानी कि मटेरियल जो इलास्टिक था वो अब प्लास्टिसिटी की तरफ बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मटेरियल इलास्टिक है, बी पॉइंट तक इलास्टिक है, लेकिन बी पॉइंट के ऊपर आप लोड को बढ़ाते रहोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो मटेरियल है वो आपका प्लास्टिक होना चालू हो जाएगा। प्लास्टिक का मतलब कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आने लग गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, if the load is increased further the stress developed exceeds the yield strength and strain increases rapidly। अब यहाँ पर आप ये देखोगे कि जो आपका यहाँ पर बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है, ठीक है, तो बी पॉइंट तक तो आपने देखा कि भाई स्ट्रेन यहां पर था, लेकिन अब क्या हो रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू आपने क्या करा, थोड़ी सी बढ़ाई। बी और सी के बीच में अगर आप देखोगे तो आपने बहुत थोड़ी सी स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाई है, लेकिन यहां पर जो ये सी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन की वैल्यू है वो काफी ज्यादा हो गई। कहने का मतलब ये है कि बी पॉइंट के बाद, यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ आने के बाद अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाते हो तो थोड़े से स्ट्रेस के लिए यहाँ पर जो स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड होगा वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी मटेरियल अपनी यील्ड स्ट्रेंथ को जैसे ही क्रॉस करता है
और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी और लोड बढ़ाओगे तो उस केस में यहां पर जो उसकी डायमेंशन में चेंज होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू अभी तक जो अर्लियर उसमें पोजीशन में हुआ है। ठीक है, तो बी पॉइंट के बाद जो है यहां पर लिख देता हूं मैं कि आफ्टर पॉइंट बी देयर इज large variation in strain for the applied stress। यानी कि यील्ड स्ट्रेंथ के बाद जैसे जैसे आप क्या है थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड बहुत तेजी से चेंज होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर द पोर्शन ऑफ द कर्व बिटवीन बी एंड डी शोज दिस। ठीक है, तो बी और डी के बीच में आप ये चीज देख सकते हो। तो बी और डी के बीच में देखो स्ट्रेस की वैल्यू सिर्फ आपने इतनी सी बढ़ाई, लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू आपकी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है बी और डी के पोर्शन में। तो बी और डी में देख रहे हो स्ट्रेस की थोड़ी सी वैल्यू पे आपका स्ट्रेन कितना ज्यादा चेंज हो गया। तो ये आप बी और डी के बीच में देख सकते हो। ठीक है, द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। अब बी पॉइंट के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि बी पॉइंट के ऊपर लोड अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन आना चालू हो जाएगा और वापस जो है आप बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगी, यानी कि इसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी अब आपने जो है वो खत्म कर दी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मटेरियल के अंदर स्ट्रक्चर पे अगर आप जाओ, जो हमने अभी स्प्रिंग बॉल मॉडल देखा था, तो स्प्रिंग की भी एक भाई लिमिट होती है। स्प्रिंग पर अगर आप लोड बढ़ाते रहोगे तो आपका स्प्रिंग टूट जाएगा ना। तो बी पॉइंट वही वाला पॉइंट है कि आपके जो मटेरियल है उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं जिनको हम स्प्रिंग समझ रहे हैं वो स्प्रिंग टूट जाते हैं। एंड वो स्प्रिंग अगर टूट गए तो स्प्रिंग टूटने के बाद अब भाई वापस तो वो लेके आएंगे नहीं बॉल्स को। तो वापस अगर लेके नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि मटेरियल अब परमानेंटली के लिए खिंच जाएगा, या फिर जो भी आपने लोड लगाया कंप्रेसिव लगाया तो वो मटेरियल दब जाएगा, वो वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका मतलब बी पॉइंट के बाद जो होता है ये परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो आपका ये सिग्मा यू आपको दे रखा है, ठीक है, सिग्मा यू जो आपको वैल्यू दी है ये आपकी वैल्यू है, ये जो आपकी वैल्यू है ये किसके है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू है। ठीक है, तो सिग्मा यू यहां पर मैं लिख देता हूं, सिग्मा यू जो वैल्यू है वो आपकी किसकी वैल्यू है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि द पॉइंट डी ऑफ द ग्राफ इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इवन बाय अ रिड्यूस अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो ये आप पॉइंट डी देख रहे हो, ठीक है, पॉइंट डी जो आप इस ग्राफ में देख रहे हो, तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि पॉइंट डी तक क्या होगा कि स्ट्रेस की वैल्यू को आप बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। लेकिन पॉइंट डी के बाद क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेन की वैल्यू को कम भी कर दो, क्योंकि आप ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हो पॉइंट डी के बाद कैसी आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि स्ट्रेस की जो वैल्यू है अगर हम कम भी कर देते हैं तो स्ट्रेन हमारा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट डी के बाद जब हम ई की तरफ जा रहे हैं तो ये कर्व जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस की वैल्यू अगर आप कम भी कर दो, यानी कि स्ट्रेस अगर आप हटाना भी चालू कर दोगे, उसके बाद भी इसमें चेंजेस आते रहेंगे, डिफॉर्मेशन आती रहेगी, यानी कि स्ट्रेन का जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि बियॉन्ड पॉइंट डी strain is seen even if the stress is decreased। यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू को अगर हम कम भी करते हैं, लोड अगर हटाना चालू भी करते हैं, तो भी यहां पर हमारा स्ट्रेन जो है वो बढ़ता रहेगा पॉइंट डी के बाद। तो पॉइंट डी जो है वो आपका क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, दिस हैपन्स एट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसके बाद ऐसा होता है जिसे हम सिग्मा यू बोल रहे हैं, यानी कि ये वाली जो स्ट्रेस की वैल्यू ये क्या बताती है हमें, इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बताती है। ठीक है, और उसके बाद है नेक्स्ट है यहां पर फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, तो फ्रैक्चर अकर्स एट पॉइंट ई।
ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लो, पॉइंट ई पे क्या है, फ्रैक्चर हो जाएगा। फ्रैक्चर का मतलब है कि मटेरियल अब बीच में से टूट गया है। यानी कि डी तक तो हम क्या कर रहे थे, स्ट्रेस बढ़ा रहे थे, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा था, लेकिन डी पॉइंट यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंचने के बाद क्या हुआ यहाँ पे, अगर आप मान लो स्ट्रेस हटाना भी चालू करोगे तो फाइनली एक अल्टीमेट ऐसा पॉइंट ई आ जाएगा जिसे हम फ्रैक्चर पॉइंट कह रहे हैं। एंड यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल बीच में से टूट जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है पूरा कर्व है। तो यहाँ पर ये कैसे था मैं आपको बता दूं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सिग्मा वाई हो गया, और उसके बाद आफ्टर पॉइंट बी। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये पढ़ा था, फिर हमने ये पढ़ा था, और उसके बाद फाइनली फिर फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये जो है आपका कंप्लीट थ्योरी है किसकी, स्ट्रेस स्ट्रेन करके। तो बस आपको इतने ही पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और एक और पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, अच्छा पॉइंट सी नहीं देखा ना अभी हमने, पॉइंट सी। ठीक है, तो पॉइंट सी बेसिकली, पॉइंट सी वो वाला पॉइंट है जहां पे अगर मान लो आपका स्ट्रेस जीरो भी होता है लेकिन स्ट्रेन आपका जीरो नहीं होगा। यानी कि पॉइंट सी पर भी क्या है, लाइक पॉइंट सी एक ऐसा पॉइंट है, बी पॉइंट के बाद आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगी। और अगर लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पॉइंट सी से एक पैरेलल लाइन बनाता हूँ किसके, ये जो आपकी ए बी वाली लाइन है, प्रोपोर्शनल लाइन जो है। ठीक है, तो अगर मैं इसके वो बनाता हूँ तो ये वाला जो हमें, ये वाला जो स्ट्रेन मिलता है, मतलब इतना जो हमको स्ट्रेन यहाँ पर मिलता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं परमानेंट सेट। ये भी ध्यान रखना, परमानेंट सेट, ये वाले स्ट्रेन की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेट बोलते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी मटेरियल में ये परमानेंट सेट वाले स्ट्रेन तक अगर आप पहुंच जाते हो, और ये है कि मतलब ये आपकी मिनिमम वैल्यू है जिसपे क्या होगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। तो बी के बाद लाइक एक नेक्स्ट पॉइंट आता है सी। तो सी पर अगर आप जैसे ही पहुंच जाते हो, यानी कि मटेरियल अब डिफॉर्म हो चुका है, अब आप उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो बी के बाद जस्ट जो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा सी। तो सी पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पर आपकी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो होता है ये आपका लेस देन 1% होता है। लेस देन 1% मतलब ये जो टोटल स्ट्रेन है उसका 1% से भी कम होता है। और यहाँ पर ये जो टोटल स्ट्रेन आपका जो आता है कहाँ पे, लगभग लगभग फ्रैक्चर पॉइंट पे, ये आपका 30% स्ट्रेन होता है। यानी कि 30% तक जो है ये मटेरियल में अगर स्ट्रेन आ गया तो उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा, बीच में से फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, 30% स्ट्रेन का मतलब कि 30% आपने उसकी लेंथ को चेंज कर दिया है। मान लो पहले एल थी और उसके बाद एल के बाद उसका क्या हुआ, 30% लेंथ आपने और चेंज कर दी। तो ये जो है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप पूछ लो जो आपको इसमें पूछना है। सर ये पॉइंट बी में रीगेन हो जाएगा ना? पॉइंट बी तक हो जाएगा, पॉइंट बी के बाद नहीं होगा। पॉइंट बी आपका इलास्टिक लिमिट है, यानी कि इसके बाद अगर आप लोड को बढ़ाओगे तो वापस रीगेन नहीं होगा शेप। यस सर। और बाकी लोगों को आगे समझ। यस Yes, सर। sir. पॉइंट फोर कौन सा है, स्नेहा पॉइंट फोर कौन सा वाला। बियॉन्ड पॉइंट डी, तो देखो क्या है ना कि डी ऐसा पॉइंट है, डी कौन सा पॉइंट है, डी वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है उसे हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं मटेरियल की। तो डी के बाद बेसिकली होता यह है कि डी के बाद मान लो अगर आप लोड हटा देते हो, लोड को हटाना चालू भी कर देते हो तो भी यहाँ पर स्ट्रेन आता रहेगा, इसका मतलब ये है। और डी के बाद मान लो अगर वैल्यू आप स्ट्रेस की बढ़ा भी दोगे ना तब भी मटेरियल टूट ही जाना है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि डी हमारा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर हम लोड नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये इसकी मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जितनी ये झेल सकता है स्ट्रेस को। उसके बाद क्या है कि मान लो अगर हम
लोड को हटाना जैसे ही चालू करेंगे डी पॉइंट के बाद, तो भी यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन आता रहता है, यानी कि लेंथ में चेंज इसकी होता रहेगा। और लेंथ में चेंज होगा तो फाइनली क्या होगा, लेंथ और बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी, और फिर क्या होगा, ई पॉइंट आ जाएगा, एंड ई पॉइंट क्या आपका फ्रैक्चर पॉइंट, यानी कि जब जो है यहाँ पर ये टूट जाएगा मटेरियल बीच में से। ठीक है। तो यहाँ पर एक जो है नेक्स्ट एक और दिया है इन्होंने, आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो आपका दिया है इलास्टोमेयर का। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर इलास्टोमेयर। तो ये जो कर्व आपका बनता है ये कुछ ऐसा बनता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से कर्व बनता है, इधर आपकी स्ट्रेस की वैल्यू हो गई, इधर आपकी स्ट्रेन की वैल्यू हो गई। तो ये वाला जो कर्व है ये बेसिकली किसके लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द इलास्टिक टिश्यू ऑफ एओर्टा। ठीक है, एओर्टा आप सभी को पता होगा, हार्ट का जब आपने स्ट्रक्चर कभी भी अगर पढ़ा है तो उसमें एओर्टा जो होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, लार्ज ट्यूब वेसल कैरिंग ब्लड। मतलब ये एओर्टा क्या होता है कि जो ये हार्ट से जो है ब्लड को लेके जाते हैं। ठीक है, तो वो आपका एओर्टा होता है। तो एओर्टा हो गया, रबर हो गया, एओर्टा हो गया, रबर हो गया। तो ये जो मटेरियल होते हैं इनका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके का होता है। तो ये वाले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बेसिकली होता क्या है, जैसे कि विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हो कि थोड़े से स्ट्रेस में ही जो मतलब ये है कि मतलब ये क्या है, लार्ज स्ट्रेन की वैल्यू को झेल सकते हैं। ठीक है, लार्ज स्ट्रेन की वैल्यू को जो ये झेल सकते हैं, यानी कि काफी ज्यादा ये क्या हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है कुछ ऐसा बनता है। इसमें वैसा कुछ नहीं आता, यील्ड पॉइंट वगैरह इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आता। आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बढ़ेगा, एंड उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर एक लाइक लिमिट आ जाती है। मान लो यहाँ तक एक लिमिट आ गई, ये वाले यहाँ तक एक लिमिट आ गई। ठीक है, तो इतना इसमें स्ट्रेन आएगा, उसके बाद क्या, आप अगर स्ट्रेस बढ़ाते रहोगे फिर क्या होगा, स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ पर कम हो जाएगी एक लिमिट आने के बाद। तो ऐसे मटेरियल कौन से होते हैं, स्ट्रेचेबल मटेरियल्स होते हैं, जिन्हें हम इलास्टोमर्स कहते हैं। ठीक है, तो विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स आर कॉल्ड इलास्टोमेयर। तो काफी ज्यादा स्ट्रेन की वैल्यू ले सकते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रेन की वैल्यू लेने के बाद लाइक स्ट्रेन यहाँ पर फिर एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद क्या, अगर मान लो आप स्ट्रेस बढ़ा भी रहे हो तो स्ट्रेन पे फिर ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसे जो मटेरियल है उसे हम इलास्टोमेयर कहते हैं, एंड इनके लिए जो ये कर्व बनता है ये कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, लाइक ये ऐसे टाइप का सी कर्व है पूरा। तो ये आपके एनसीईआरटी में ही बना हुआ है। चलो ठीक है, फिर अब इलास्टिक मॉडुला ये हम कल देखेंगे, यंग्स मॉडुलस वगैरह क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, प्लीज उनको करने की कोशिश करना, थोड़े से भेजूंगा मैं, बिकॉज केमिस्ट्री के भी आपको करने हैं। तो केमिस्ट्री के कल तक प्लीज करके रखना। ठीक है, कल आपको भेजने हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, और इसके भी मैं अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा जो जितना हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पर होंगे। ठीक है, तो अब आप लीव कर सकते हो क्लास। हाँ, इवनिंग में क्लास है। ठीक है, इवनिंग में है क्लास।